हमारे साथ हैं टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटीज़ राहुल सिंह, जिनके पास इन्वेस्टिंग में 26 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। राहुल फंड मैनेजमेंट और रिसर्च टीम को लीड करते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में वो किस तरह से एसेट एलोकेशन कर रहे हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वन वे रैली के बाद मार्केट में फाइनली थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी वॉलेटिलिटी शायद होना भी चाहिए। मार्केट में वन वे चीज़ें चलनी नहीं चाहिए। किस तरीके से आप इस फेज़ को अब अप्रोच कर रहे हैं, कंसिडरिंग आपके पास पैसा लगातार आ ही रहा होगा? सुप्रभात। आई थिंक अब जो मार्केट है उसमें वैल्यूएशंस इम्पॉर्टेंट तो थी और होती जा रही हैं, और ये थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है। कुछ स्टॉक्स जहाँ पे हमें फंडामेंटल्स अभी भी ठीक दिख रही हैं, हम वहीं पे करेक्शन पे ऐड कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लार्ज कैप का जो स्पेस है उसकी जो वैल्यूएशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा रीज़नेबल लग रही है। तो थोड़ा हमने लार्ज कैप की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया है सितंबर अक्टूबर में। बट ये सब मार्जिनल चेंजेस हैं, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट हमें दिख रही है, हालांकि जियोपॉलिटिकल रिस्क है, क्रूड प्राइस का रिस्क अभी काफ़ी बना हुआ है, और इंटरेस्ट रेट्स भी यूएस में 1% बढ़ गई हैं पिछले 3-4 महीने में। तो वो रिस्क, ग्लोबल रिस्क तो बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है अभी इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल के प्रति, उसमें आई थिंक जो ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो वाइड ही रहेगी। और मुझे लगता है 3-4 साल का व्यू लें या 5 साल का व्यू लें तो मिड एंड स्मॉल कैप में वापस से हमें अल्फा दिखता है। तो बीच बीच में ये कि होता है, जैसा आपने बोला कि वन वे रैली होती है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज होता है। आई थिंक वो कंसोलिडेशन फेज पीरियोडिकली होता रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वन वे रैली के बाद ये ना हो जाए कि हम एक बबल जैसा फॉर्म हो जाए। तो एक तरीके से कंसोलिडेशन हेल्दी मानूंगा मैं। राहुल जी, एक व्यू, जो एक चीज़ जो मार्केट को परेशान कर रही है कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स चल नहीं रहे हैं। क्या परेशान कर रहा है उनको? नंबर्स में ऐसा कुछ है क्या जो या सिर्फ ये एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कंप्रेशन है जो इनको तंग कर रहा है, कुछ और? आपका क्या व्यू होगा? नहीं, आई थिंक इसमें थोड़ी ओवर ओनरशिप भी है, और ओवर ओनरशिप डोमेस्टिक से ज़्यादा एफआईज में ज़्यादा ओवर ओनरशिप है। और वहाँ पे अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी हैं यूएस में, उसकी वजह से जो रिडेम्पशंस आ रहे होंगे इमर्जिंग मार्केट फंड्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में एलोकेशंस कम हो रही होंगी, उसका फ़र्क इंडिया पे भी पड़ता है। और अगर ये ओवर ओन स्टॉक्स हैं एफ के पोर्टफोलियोज़ में, तो उसका कहीं ना कहीं हमें जो है उसका इफेक्ट जो है महसूस हो रहा है। और ये जब तक रहेगा तब तक ये वैल्यूएशन पे खींचातानी रहेगी लार्ज कैप बैंक्स में। बट फंडामेंटल में अगर मैं देखूं तो एक दौर ये था जिसमें कि मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स ने बहुत अच्छा किया। अब जो है वहाँ रिस्क बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशंस भी बढ़ गई हैं, रिस्क भी बढ़ रहे हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग वगैरह में। तो मेरा मानना यह है कि फंडामेंटल तरीके से अगर देखा जाए तो लार्ज कैप बैंक्स ज़्यादा रीजनेबल लग रहे हैं आज के दिन में, और रिस्क भी काफ़ी कम है उसमें कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। सो दोनों तरीके से अगर मैं एक साल का व्यू लूँ तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप बैंक्स वापस से आउट परफॉर्म कर सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स को। ओके राहुल जी, आपकी अब तक की बातचीत से और आपके प्रश्न के उत्तर से एक क्लियरली एक रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि आपका झुकाव इस वक्त लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा है। सर, अभी आप जब इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर रहे थे उससे पहले हम एक मिड कैप आईटी कंपनी से बात कर रहे थे। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी, कॉन्फिडेंस उनका मार्जिन्स को मेंटेन करने का बहुत था। आपने आईटी के नंबर्स को कैसे रीड किया, और इन नंबर्स में ही मिड कैप आईटी कंपनियों ने अच्छे नंबर्स दिए, अपनी गाइडेंस को कुछ कुछ जगह बढ़ाया भी है, मार्जिन्स को मेंटेन किया है, इसके बावजूद के वेज हाइक्स काफ़ी सब्सटेंशियल थे, और प्राइस मूवमेंट भी मिड कैप आईटी का स्ट्रॉन्ग था। आप इस पूरे सेक्टर पे और मिड कैप आईटी पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? तो जैसा मैंने बोला, अभी सेक्टर को पूरे एक तरीके से देखने के बजाय हम स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा देख रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिड कैप आईटी में हमें अभी भी कुछ ऐसी कंपनीज मिल रही हैं या दिख रही हैं जहाँ पे
ग्रोथ उस तरीके से इम्पैक्टेड नहीं है ग्लोबल स्लोडाउन से। अपनी अपनी जर्नी होती है हर कंपनी की, और मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज की अपनी एक अलग जर्नी होती है। किसी में लीडरशिप चेंज हो रहा है, किसी में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट शेयर ले रहे हैं, या सर्विसेज ऐसी हैं जो मार्केट शेयर ले रही हैं। तो उस टाइप के आइडियाज़ हम अभी भी इंटरटेन कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल आईटी सेक्टर पे हमारा आउटलुक इतना रोज़ी नहीं है, लेकिन बॉटम अप बेसिस पे जो जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये मार्केट अब थोड़ा बॉटम अप हो गया है और स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। तो हमें पूरे के पूरे सारे स्टॉक्स को पूरे सेक्टर के एक ही पेंट से हम उसको एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकते हैं। और उस हिसाब से मिड कैप आईटी में अभी भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ये सारे ग्रोथ स्लोडाउन को बीट कर पा रही हैं और कन्विंसिंगली बीट कर पा रही हैं। सो उन पे हमारा ध्यान रहेगा, और जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अल्फा वहीं से क्रिएट होगी। ओके, अच्छा राहुल सर, एक चीज़ और, वो स्पेस जो कि अब पोस्ट कोविड एक बहुत अच्छे दौर से गुजरे, उसमें केमिकल था, प्राइसिंग पावर इनके पास थी, इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंड करी केमिकल स्पेस में। अब प्राइसिंग पावर आपके हाथ में नहीं है, डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप ऑलरेडी अगर आप देखें हाई कैपेसिटीज पे ऐड कर रहे थे। कुछ कंपनियों ने तो आज से 2-3 क्वार्टर पहले बहुत मेगा, आई थिंक, जो जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान्स की टिप्पणी भी की थी। अब आपको कोई वजह नज़र आ रही है इन लेवल्स पे केमिकल्स में एंटर करने का, या फिर आप इसको अवॉइड कैटेगरी में रखेंगे इस वक्त? केमिकल्स में देखिए बहुत ग्लोबली बहुत डीस्टॉकिंग चल रही है, और चाइना जिस तरीके से केमिकल मार्केट में वापस से फ्लडिंग कर रहा है, या एक तरीके से ओवर सप्लाई की सिनेरियो जो बन गई है, वो अभी मुझे लगता है कुछ दिन और चलेगी, कुछ क्वार्टर्स और चल सकती है। कुछ ग्लोबल कंपनीज की भी गाइडेंस एग्रोकेमिकल्स में इतनी अच्छी नहीं आई है। सो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल जो माहौल है ऑफ प्राइस डिक्लाइंस, इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग, वो अभी भी वो कब जाके ख़त्म होगा, ये हमें लग रहा था कि दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, बट हो सकता है ये एक क्वार्टर और चले। सो कंपनीज ऑब्वियसली, कुछ कंपनीज इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं केमिकल स्पेस में या क्रैम स्पेस में। तो ये कंपनीज में ये अपॉर्चुनिटी है अगले 3-6 महीने में, अगर ये कंपनीज करेक्ट होती हैं रिजल्ट्स या परफॉर्मेंस की वजह से, तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। बट शॉर्ट टर्म में अभी भी जो है थोड़ी अनसर्टन पीरियड से ये सेक्टर अभी भी गुजर रहा है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे। सुशील कीड़े जुड़ेंगे हमारे साथ।